अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, आखिरकार सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच, निसार मुरई और सानिया बल्दिया टाउन की GIT की रिपोर्ट्स जो है वो जारी कर दी। इसका बहुत शिद्दत से इंतज़ार था, बल्कि इस पर बहुत सारी बातें हो रही थी कि ये क्या वजह है कि जब इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं, जब आपने जो है उज़ैर बलोच को पाकिस्तान जो है वो शिफ्ट कर दिया है। इसी तरह से हम बात कर रहे थे कि अगर हम सानिया बल्दिया के हवाले से बात करें तो उसमें भी एक मुजरिम जो है, एक मुलजिम जो है वो उनको भी पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया गया है, रहमान उर्फ भोला को। तो फिर ये सामने चीज़ें क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं बताया जा रहा कि ये जो इतना कुछ जो कराची में होता रहा है इसके पीछे कौन है। होता यह है नाज़रीन के वक्त जो है वो गुजर जाता है और फिर नई ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती हैं, हम उसमें खो जाते हैं, लेकिन जुल्म फिर जुल्म है और अगर उसका हिसाब ना लिया जाए तो फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कराची ने बड़े खौफनाक दिन देखे हैं, बहुत तबाही और बर्बादी देखी है और इस कराची के डायनामिक्स भी बड़े डिफरेंट हैं। जैसे लियारी की बात की जाए तो वहाँ पे उज़ैर जान बलोच ने अपनी एक रियासत जो है वो कायम की थी और उसके पीछे आज बात हो रही है कि क्या पीपल्स पार्टी थी या नहीं थी, ये भी एक दिलचस्प बात है। लेकिन लोग जानते हैं कि क्या किस तरह से स्टोरी थी और ये मुख्तलिफ अदवार में ये स्टोरीज जो हैं ये सामने आती रही। इसी तरह से MKM के हवाले से जहाँ MKM का एक पार्लिमानी एक निज़ाम जो सामने नज़र आ रहा था, वहीं उसके साथ साथ भत्ता या मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर ख़ास तौर पे अब जैसे सामने आया बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से, तो उसमें जो अब इसमें GIT की बात सामने आ रही है कि 20 करोड़ रुपए भत्ता ना देने पर फैक्ट्री को जो आग लगा दी गई और 250 से ज़ायद मासूम लोग जो हैं वो जल गए। ये कितना बड़ा जुल्म जो है वहाँ पर हुआ। इसी तरह से जुल्म की कहानियाँ जो हैं वो लियारी की गली कूचों में भरी पड़ी हुई हैं। उस दौर के अंदर हमने भी गोलियाँ चल रही हैं, रॉकेट लॉन्चर जो हैं वो सामने हमारे चल रहे हैं और हमने वहाँ पर खड़े होकर बहुत से प्रोग्राम जो है किए। हम मीडिया के लोगों ने भी अपनी जान हथेली पे रखकर और कितनी जो है यानी खुद एतराफ़ जो हो रहा है 198 कत्ल का उज़ैर बलोच की जानिब से हो रहा है और फिर इसके अलावा और भी बहुत सी दास्तानें जो हैं इन GIT रिपोर्ट में मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मेहमान मौजूद होंगे। इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ हैं, सूबाई वजीर, और उसके साथ साथ ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं, वो आप हमारे साथ हैं, अपोजिशन लीडर भी रहे आप पिछले दौर में। आगाज़ करते हैं ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, आप क्या कहेंगे ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब के? वैसे तो ये तीनों मामलात जो हैं इनकी अलग अलग इस पर बात होनी चाहिए, ये अलग अलग टाइमिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ये टाइमिंग कुछ एक हुई, फिर वो सर्वर भी बैठ गया, लेकिन फिर भी चलें तफसीलात जो है सामने आ गई हैं। पीपल्स पार्टी से जो सवाल हो रहे हैं वो उनके सामने हम रखेंगे। आपसे सूरत कुछ ऐसी ही है कि ड्राई क्लीन फैक्ट्री में ऐसा महसूस हो रहा है कि जो आपने अपने कायद मोहतरम को जब डिसओन कर दिया तो सारी पार्टी जो धुल गई और दूसरी जानिब जो लोग यहाँ से छोड़कर PSP में या किसी और सियासी जमात में चले गए वो भी सब पाक साफ हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने कुछ नहीं किया था। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो किरदार हैं इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, हमाद सिद्दीकी का नाम जो सामने आया है वाज़ेह तौर पर, तो ये खुद तो कुछ भी नहीं थे, ये तो एक तरह से पपेट थे। पीछे से जहां से ऑर्डर्स आ रहे थे, जो ऑर्डर्स दिए जा रहे थे, जो चेन ऑफ कमांड थी, उन सबको अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी मासूमियत पे बड़ा हैरान हूँ कि ऐसा लग रहा है कि इस शहर में इस दौर में पुलिस नाम का कोई वजूद ही नहीं था। ऐसा लग रहा है कि आप किसी मर्रिख के तैयारी की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर सिर्फ एक इंजन जमात थी और एक बल्दिया फैक्ट्री थी। ऐसा नहीं है, ये कलेक्टिव फेलियर था। और दूसरी बात, एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो क्रिमिनल ऑफेंस हमेशा इंडिविजुअल का होता है। किसी कम्युनिटी को, पूरी कौम को आप क्रिमिनल नहीं कहते। अगर गोजरा में फसादात हुए थे या KPK में चर्च को जलाया गया था तो क्या PMLN पूरी की पूरी क्रिमिनल थी? पूरे पाकिस्तान में ये नैरेटिव है कि जनाब कहीं फसादात हो वो शरपसंद है, कराची में एक पत्ता गिर जाए तो पूरी MKM बदनाम। तो मैं गुजारिश करूंगा आपसे भी औरों से भी, MKM एक पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत न सिर्फ इंतखाबात में हिस्सा लिया है और पाकिस्तान की हुकूमत, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी
तो जो भी एमक्यूएम का नाम ले रहे हैं, चाहे वो सो कॉल्ड रहनुमा जो एमक्यूएम को छोड़ गए वो या कोई और, तो वो एमक्यूएम को या महाजर कौम को नहीं कह सकता ना। नहीं, लेकिन ख्वाजा साहब इसमें जो नाम आ रहे हैं, या आप इसको इस जीआईटी को आप रिजेक्ट करते हैं कि आप नहीं मानते कि जनाब इसमें जो चीजें आ रही हैं वो गलत हैं, या जो अगर आपकी कोई तंजीमी कमेटी का सरबराह था उस वक्त, या उस वक्त जो वजीर था कोई, या जो भी लोग थे पार्टी के अंदर लोग थे जब जिनके नाम मौजूद हैं, या तो आप कहें कि जनाब इस जीआईटी में गलत इन्वेस्टिगेशन हुई, हम नहीं मानते। मैं आपकी बात थोड़ी करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा जी। भाई, मैं भी तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना। आप आज टीवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी बात करें। मकसद ये है कि कोई भी शख्स था, चाहे वो पार्टी के किसी भी ओहदे पर था, अगर सबूत और शवाहिद के मुताबिक अदालत ने कन्विक्ट कर लिया है तो उसको सरेआम फांसी दे दें आप, एमक्यूएम का उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन सवाल मेरा ये पैदा होता है कि ये तमाम जीआईटी जितनी ताखीर से क्यों आई है? ये उजैर बलोच की जीआईटी, क्या मतलब जीआईटी की जरूरत है कि शनाख्ती कार्ड देख देख के बसों से उतार के लोगों को मारा है, उनके साथ बदफेली की है, मुख्तलिफ मीडिया में जाके क्लिपिंग ली है, रेंजर्स के जवान शहीद हुए हैं, स्टील बुलेट्स मिली है, ये जीआईटी ये इतनी ताखीर क्यों हुई? और फिर अदालतें कहाँ हैं? अभी तो सजाएं हुई हैं, अभी तो मुकदमा चल रहे हैं। तो वो जो बल्दिया फैक्ट्री के 260 बेगुनाह लोग, चाहे वो किसी भी क्रिमिनल जहन की बेरहमाना बेदर्दी या समझे बेरहमी का शिकार हुए, तो उसको सजाएं अदालतों में देनी है ना। अब राज जीआईटी, तो देखिए जीआईटी तो एक कंफेशनल स्टेटमेंट है, इसकी टेक्निकलिटीज क्या है, अदालत ने जीआईटी को किस हद तक तस्लीम किया, ये मेरा डोमेन नहीं है, ये अदालत का डोमेन है। लेकिन दरअसल तो एमक्यूएम, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान में मौजूद है, हम आज भी मुतालबा करते हैं कि कोई भी शख्स, चाहे वो कहीं भी हो या हम में से, बिल्कुल इस बेरहमाना अमल के ऊपर उसे सजा देनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि कल तक कोई एमक्यूएम में था, आज वो एमक्यूएम में नहीं है तो पता चला जी वो नाम तो एमक्यूएम का आएगा, जो बंदा है, जो फर्द है, वो दूध का दबाव हो जाए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो चाहे बात हम उज़ैर बलोच की करें या निसार मुराई की करें या बल्दिया फैक्ट्री की करें, तो आप कम से कम ये तो आप ये समझते हैं कि ये जिस हद तक जीआईटी में बात हुई है, ये जो किरदार हैं जो पकड़े गए हैं या जिनके नाम आ गए हैं, तो ये लोग तो मौजूद हैं, कस्टडी के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसके पीछे जो इन मोहरों को हिलाते रहे हैं, बात जो है वहां तक लाजमी जानी चाहिए। अगर वहां तक नहीं जाएगी तो फिर इनको खाली सजाएं देके जो है वो कुछ मिलेगा नहीं। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, बिल्कुल 100% मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ। ये अकेले उज़ैर बलोच या लियारी अमन कमेटी कोई अकेले का काम नहीं है। ये बल्दिया फैक्ट्री के पीछे जो मास्टरमाइंड थे जिन्होंने ये किया, वो या ये निसार मुराई साहब जिनका हम नाम ले रहे हैं, जो इन्होंने मुल्क की खिदमत की है, ये भी किसी के कहने पे की होगी जी। तो उन तमाम सरपरस्तों को न सिर्फ बेनकाब होना चाहिए, बल्कि मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, अदालत का इंतजार करना है ना। आखिरकार इंसाफ में, इंसाफ की फराहमी में इतनी ताखीर क्यों? जीआईटी की पब्लिक होने में इतनी ताखीर क्यों? क्या लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई ये जीआईटी वो है भी कि नहीं, इनके जो नाम थे वो निकाले गए नहीं निकाले गए? तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल अदालतों से बनता है कि इस इंसाफ की फराहमी में सबूत और शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए फौरी यकीनी इंसाफ मुहैया किया जाए। ठीक है, मैं आपकी तरफ ख्वाजा साहब वापस आता हूँ। इम्तियाज शेख साहब, फरमाइए, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, और ये जो खासतौर पे पीटीआई के साथ जो एक डिबेट इस वक्त ऑन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उज़ैर जान बलोच सर पूरा कराची जानता है, लियारी के लोग जानते हैं कि जो भी था, जिस तरह से भी वो जो कुछ करता रहा,
लेकिन मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसे सरप्रस्ती हासिल रही, उसके कहने पर ही MNA MPA के लोग जो हैं वो नामजद हुए और उन्हीं लोगों को आपने जो है वो टिकट भी दिए। 2013 के इलेक्शन की बात हो, 2018 के इलेक्शन की में भी हम जो लोग सामने देखते हैं। तो सर आप क्या समझते हैं कि क्या आप डिसोन करते हैं? मसद ये एक बड़ा सवाल है कि कोई ताल्लुक नहीं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उज़ैर जान बलोच से। देखिए जी, अब मसला ये है कि पहले शोर हंगामा था, JIT बने, JIT अफसरों को रखा गया, मुख्तलिफ इदारों के अफसरों को रखा गया उसमें। सर थोड़ा सा आपकी ऑडियो इधर जा रही है, हम आप दोबारा आपको मिलाएंगे। जी जी ख्वाजा साहब आपकी तरफ मैं वापस आता हूं। जी ख्वाजा साहब फरमाइए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से एक सवाल ये भी बनता है कि जो फवाद चौधरी साहब ने मुतालबा किया है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ साहब या MKM के बानी अल्ताफ हुसैन साहब को पाकिस्तान के हवाले किया जाए, क्या आप भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की अदालतों में मतलूब हैं दोनों लोग, जिस तरह से फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं। लेकिन पहली चीज तो फवाद चौधरी साहब खुद हुकूमत हैं। अब हुकूमत किससे मुतालबा कर रही है? हुकूमत तो या तो अदालत के फैसले हों या हुकूमती इक़दाम। उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया जो मैंने भी देखा है जी, लेकिन वो वैसे तो वजीर ये ट्वीट उनका बनता नहीं है ना। या तो वो अदालत में पैरवी कर रहे हो और फैसला आ चुका हो, या हुकूमत कोई ऐसा इक़दाम कर रही हो कि जिससे ये नवाज शरीफ साहब को या साबिक अंतिम कायद को उनको बुलाने की तैयारी हो रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ये तो ट्वीट किया उन्होंने। ठीक है, तो मेरा भी ख्याल से उन्हें ट्वीट करना चाहिए था, बल्कि वो अदालतों का एहतराम करते हुए अदालत की प्रोसीडिंग करते। ठीक 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 है। इम्तियाज शेख साहब जी फरमाइए। इम्तियाज शेख साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपको दोबारा मिलाएंगे। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, आपकी तरफ हम वापस आएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। सवाल है वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इम्तियाज शेख साहब, आपकी तरफ हम बढ़ेंगे क्योंकि लास्ट सेशन में आपसे बात नहीं हो सकी सही तरह। सर फरमाइए, जो ऑनरशिप ओन करने की बात हो रही है उज़ैर जान बलोच को, कि जो हम माजी में देखते रहे, जो आपके मुख्तलिफ रहनुमा मीडिया पर तकरीरों में जलसों में जो है जब ओन करते रहे, तो आज क्यों नहीं ओन किया जा रहा है उज़ैर जान बलोच को? जी, सियासी आदमी जो है वो लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों की दावतों में भी जाते हैं, लोगों के जलसा जुलूसों में भी जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके तमाम करतूतों के भी वो जिम्मेदार हैं, या मतलब उसको फिर वो ऑन करना चाहिए जो भी वो करें। लेकिन जब ये आई है अपना JIT रिपोर्ट जाहिर हुई है, उसमें या किसी का नाम है हमारी पार्टी के लोगों का, ठीक है, कोई एक हमारी क़यादत का नाम है, तो अब ये सिर्फ PTI के लोग या कुछ और लोग ये इल्जाम लगाएं कि जी नाम नहीं था, तो एक झूठी रिपोर्ट, एक फेक रिपोर्ट लेके फिरते रहे अपने हाथों में। अली जैदी साहब जंपे लगाते रहे कौमी असेंबली में। साहब रिपोर्ट में तो नहीं है, उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन होगी तो खैर देखा जाएगा कि क्या चीजें आती हैं, लेकिन जो मीडिया पर फुटेज तो मौजूद हैं, मीडिया में आपके जो रहनुमा उससे मिलते रहे। जी, मीडिया पे तो हो सकता है कि आपके भी बहुत से लोगों के साथ इस तरह की हो फुटेजेस हो जो कि शायद आपको पसंद ना हो या क्रिमिनल हो या मतलब किसी वाकई। लेकिन सर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको MNA MPA के टिकट्स दिए हैं और लोगों को। जी, ख्वाजा इज़हार भाई के भी बहुत से ऐसे होंगे, ऐसे लोगों के साथ जो कि शायद अभी इस वक्त वांटेड हो, इनके साथ इनको पसंद ना है या इनको डिसोन करें। ये हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह होते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल। अच्छा, जो सवाल मैंने ख्वाजा साहब से किया था वही मैं आपसे कर लेता हूँ शेख साहब, कि जो भी इस तरह के वाकयात होते हैं या क्रिमिनल जो लोग ऑन ग्राउंड पे मौजूद होते हैं, वो जिनके इशारों पे पीछे कर रहे होते हैं या भत्ता या जो भी चीज़ कह लें, जो पीछे तक पहुंच रही होती है या असला सप्लाई में उनको जो चीज़ें मददगार होती हैं, आप ये तो समझते हैं, और ये आप क्योंकि खुद गवर्नमेंट के अंदर हैं, कि ये सिर्फ ये जो सामने लोग होते हैं, इनके पीछे जो लोग होते हैं, वहां तक बात जानी चाहिए। ये कब तक जो है सिर्फ चंद
किन लोगों को हम जो है वो निशाना बनाकर जो है इस चैप्टर्स को और किताबों को बंद करते रहेंगे? जी, मैंने तो इस बात से तो इनकार नहीं किया कि जो भी लोग मुलविस हैं, जो भी इसके पुश्तपनाही में हैं, उन पे जरूर जानी चाहिए। ठीक है। और भरपूर कार्रवाई हो, लेकिन प्रिज्यूम तो नहीं करेंगे ना आपके जी इसमें कोई सियासी आदमी है या जो भी है। अगर सियासी आदमी है, सियासी आदमी नहीं है, लेकिन ये प्रिजम्पशन थी और एक मीडिया ट्रायल हमारी क़यादत के खिलाफ हुआ और 2016-17 से झूठे दस्तखतों के साथ हमारे मुखालिफिन जो है वो दिखाते रहे और JIT हो गई। JIT बनती है, उसकी नोटिफिकेशन होती है, उसमें इस JIT में 7 अफसर थे मुख्तलिफ इदारों के, उनके नाम उसमें शामिल हैं, डिक्लेयर हुए हैं, नोटिफाई हुए हैं, उन्हीं के दस्तखत इस पे मौजूद हैं। ठीक है जी। अगर क्या मतलब सातों जो है हमने चेंज कर दिए, सातों को हमने वो सातों आदमियों को हमने चेंज करवा दिया, ये नहीं होता। प्रिजम्पशंस जो है ना वो मतलब कभी भी सही नहीं होती। एक हकीकत है, आ गई है, अगर किसी को एतराज है तो उसको चैलेंज कर ले, लेकिन मतलब ये कहना कि अच्छा ये कोई खास बात कि तीनों JITs जो है एक दिन ही इशू करना, मकसद इसकी टाइमिंग की क्या सर खास बात है? टाइमिंग का मसला ये है कि कोर्टों में भी लोग चले गए, ये कुछ बुनियाद पे ये पुलिस की तरफ से ही होता है। मुझे इसका इल्म नहीं है कि इतना देर क्यों हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर सिक्योरिटी रीजन की बुनियाद पर, कुछ और वजूहात की बुनियाद पर ये रोकी जाती है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और भी बता दूं, JIT की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, JIT की कोई लीगल पोजीशन किसी कोर्ट ऑफ लॉ में इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। ये सिर्फ एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती है किसी वाक़े की। असल में तो गवाहियां होती हैं जो कि लोग कोर्टों में देते हैं, जिस पर ये बुनियाद पे फैसले होते हैं। ठीक है। तो मतलब ये चीज है, लेकिन एक हकीकत को सामने रखने के लिए पुलिस से हटके बाकी इदारों को भी शामिल करके एक चीज को वो क्लियर किया जाता है। इसलिए JIT बनती है ताकि उसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग भी होते हैं। सब लोगों ने कहा कि जो ये लोग हैं, अब कुछ हमारे मुखालिफिन और PTI के कुछ लोग कहते फिर रहे हैं कि नहीं जी इसमें तो ये भी था, और तो मैंने कहा अली जैदी को बोले ना साबित करे। अली जैदी साहब बहुत चीखों पुकार कर रहे हैं। इम्तियाज शेख साहब, अभी तो खैर ये डिबेट ऑन है और आगे चलेगी, लेकिन मैं आप वजीर तवानाई भी हैं तो थोड़ा सा मैं रुख चेंज करता हूं अपने मौजू का। ख्वाजा साहब, इस पर आपसे भी सवाल करूंगा। ये फरमाएं, इस वक्त आधे से ज्यादा कराची जो है वो अंधेरों में डूबा हुआ है। जस्ट 1 घंटे की बारिश हुई, खैर तेज बारिश थी। नालों के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बहुत से सवालात किए जा रहे थे, लेकिन अभी सिर्फ मुझे फरमाएं कि कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से कि इस वक्त जो है लोग बहुत गुस्से की कैफियत के अंदर हैं पिछले 15-20 दिन से खास तौर पे, और आज तो अभी भी इस वक्त तक यानी कोई 7-8 घंटे गुजर चुके हैं बारिश रुके हुए, लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा शहर जो अंधेरे में डूबा हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है। आज मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर को की है और खत भी लिखे हैं, मैंने वो खत भी दिखाए। चेयरमैन नेपरा को हमने कहा है कि एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन इधर फौरी तौर पे भेजें और वो साबित करे आके, और मतलब इनके खिलाफ कार्रवाई हो कि कराची इलेक्ट्रिक का लाइसेंस जो है मनसूख होना चाहिए, उन पर पेनल्टी पड़नी चाहिए, जो भी कानून के मुताबिक कर सकेंगे। लेकिन मैं आपको, और ये काम सिर्फ कराची में नहीं है, ये सेप्को और हेस्को हैदराबाद और कराची सक्खर रीजन में भी 18-18, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है, और बारिशों में भी यही हाल है जो कराची में है। लेकिन कराची का क्योंकि कुछ दिनों से उनकी लोड शेडिंग हुई थी, बढ़ गई थी, तो उस वजह से हमने बार बार उनसे रब्ता किया। कराची इलेक्ट्रिक के सरबराह से मेरी दिन में 2 दफा भी बात हुई है, और मतलब वो उन्होंने तो जो हमें बताया कि हमारे पास डीजल नहीं था, फर्नेस ऑयल नहीं था, फर्नेस ऑयल पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, और उसकी वजह से हमें सप्लाई PSO ने नहीं की, इस वजह से हमने बढ़ा दी। फिर उन्होंने हपको से कुछ उनको तेल दिया है जिस पर उनके कुछ फर्नेस ऑयल प्रोविजन के बाद कुछ चली है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है कि हमारे PTI के लोग जिनकी हुकूमत मरकज में मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनके वजीर आजम है, उसके खिलाफ उन्होंने आज यहाँ बैठ के धरना दिया और उनको कहा कि जी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के खिलाफ, अरे भाई अगर आप नेक नियत हैं, आप लोग सच्चे हैं, तो वजीर आजम को बोले को कार्रवाई करे, सिर्फ ये कराची के लोगों को बेवकूफ न बनाए। और इजहार भाई मैं कहता हूँ वो भी अपने हलीफों का जो है देख लें हाल, वो बैठ के खुद करें अगर, तो फिर ये तो मतलब यही हुआ ना कि हलीम आदिल शेख साहब और शमीम नकवी साहब जो है वजीर आजम के खिलाफ उन्होंने धरना दिया आज, तो मतलब
सियासत हमारी समझ में नहीं आ रही। ठीक है ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, ये पीटीआई ने तो खुद कराची की क़यादत ने जो कहा है कि रोजाना की बुनियाद पे धरना देंगे, और वो परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल से वो बैठ भी गए। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने भी एक प्रेस क्लब में मुजाहरा किया, लेकिन और ये विफाक का बेसिकली बुनियादी तौर पर मामला है। तो एमक्यूएम का जो है इसमें कोई ऐसा मुजाहरा या कोई भरपूर अंदाज में कोई प्रोटेस्ट कराची वालों के लिए कि जो पिछले देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है और आज तो बहुत ही बुरा हाल रहा है पूरे दिन, तो इस पर एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ है ख्वाजा साहब? सबसे पहली चीज तो ये कि एमक्यूएम जाहिर है शहर की नुमाइंदा जमात है, फोन करती है शहर को, और हमने बहुत ही इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया प्राइम मिनिस्टर साहब से। तो गवर्नर हाउस थोड़ा सा आपकी मेरे ख्याल से हम आवाज़ नहीं पहुंच रही हम तक। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में दो बहुत ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। कोरोना वायरस के हवाले से हम बात करते रहे हैं मुख्तलिफ डॉक्टर से। आज कराची में जो नर्सिंग स्टाफ होता है उन्होंने एक मुजाहरा किया भरपूर अंदाज में, और बड़ी तादाद में इनके साथ लोग थे। नर्सिंग स्टाफ जो है जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस पूरे 4 महीनों के अंदर कोरोना वायरस के, उनके नुमाइंदा लीडर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ब्रेक के बाद जानेंगे कि इनके क्या मुतालबात हैं। वेलकम बैक। सवाल पाकिस्तान का। नाज़रीन, आज कराची में एहतजाज हुआ नर्सिंग स्टाफ की जानिब से। कोरोना वायरस के दौर में पिछले 4 महीनों में जहां डॉक्टर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहीं नर्सिंग स्टाफ का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हें जो है ये जो एहतजाज कर रहे थे पिछले 3 महीने से, इन्हें तनख्वाह नहीं मिली। एक बड़ी तादाद इनके साथ है। तारुफ कराता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं मलका परवीन साहिबा, आप मेंबर हैं कोविड नर्सिंग एक्शन कमेटी की, और आपके साथ मौजूद हैं जनाब जुनैद अली गोंदल साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं कोविड नर्सिस एक्शन कमेटी की। तो जुनैद अली गोंदल साहब, फरमाइए क्या स्टोरी है आपकी जनाब? जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले इस प्रोग्राम में मदऊ करने का। जी बेसिकली हम लोग जो है 89 डेज़ के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर्ड स्टाफ नर्सिस थे। हम लोग कमीशन पास, रिटन टेस्ट पास नर्सिस थे, और हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएँ। लेकिन इसी दौरान जो है कोविड का सिनेरियो आ गया और पॉसिबल ना हो सका कि इंटरव्यूज़ हों। हमारी डेट फिक्स हो चुकी थी, तो टास्क फोर्स कम थी, और टास्क फोर्स को फुलफ़िल करने के लिए जिन लोगों ने रिटन टेस्ट पास किया था 2382 नर्सिस को, उन्हें क्या किया गया, रेंडर बेसिस पे अपॉइंट किया गया, जो कि कोई लॉ नहीं है। लेकिन हम लोग चूंकि जाहिर सी बात है हर बंदा ज़रूरतमंद है, नीडी है। बड़ी तादाद थी 2382 नर्सिंग स्टाफ, और उनमें से 1336 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, 3 महीने पहले। तो ये था रेंडर बेसिस पे। बेसिकली हमने ज्वाइन किया, कोविड जैसे पेशेंट को डील किया, ट्रीट किया, और मोर देन 80 जो है हमारे अपने स्टाफ कोविड बने और अपनी फैमिलीज़ को रिस्क पर लाए। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमें ना सैलरी दी गई, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है सर, इसमें ये मेंशन किया गया प्रॉपरली कि आपके एक्सटेंड किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। आप ज्यादातर कहाँ के काम कर रहे थे? कराची की बात कर रहे हैं सर? ऑल अराउंड द सिंध, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और तमाम टॉप हॉस्पिटल्स के अंदर। बिल्कुल, और टॉप जाहिर सी बात है करंटली टॉप। आप खुद जो है एक्सपो सेंटर में काम कर रहे हैं, आप जो है वो ट्रॉमा में काम कर रही हैं सिविल हॉस्पिटल में। जी, तो अब मतलब हमारे साथ हुआ ये कि हमें एक तो सैलरी ना दी गई, फिर हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा वो भी ना हो सका। हमें नए सिरे से न्यू रेंडर बेसिस कॉन्ट्रैक्ट। अभी क्या मुतालबा है आपका? हमारा सिंपल सा मुतालबा ये है कि हमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट का बाइकआउट किया था। ठीक है। और हम लोगों ने बाइकआउट करने के बाद जो रिटर्न में हमें दिया गया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, उस एक्सटेंडेबिलिटी पे हमने स्टैंड लिया कि हम तो सिक्योर हैं। 3 मंथ प्रोबेशनरी पीरियड किसी भी इंस्टीट्यूट में आप देते हैं तो आप जस्टिफाइड होते हैं कि आप उस आज जो कुछ आपका जो डायलॉग हुआ है, आज आप सीएम हाउस तक, यानी इतनी बड़ी तादाद को लेकर आप सीएम हाउस की तरफ जा रहे थे। ऑब्वियसली 14 दिन से सर हम बैठे हुए थे। 14 दिन में तो कोरोना भी खत्म हो जाता है, वो भी कोरोना मतलब आपका जो है क्वारंटाइन खत्म हो जाता है। हम तो आज क्वारंटाइन खत्म करके गए थे अपनी तरफ से। ठीक है जी, आप फरमाएं। मतलब आपकी तरफ मैं आता हूँ कि कितना चैलेंजिंग रहा पिछले 3-4 महीनों में आप लोगों का कोरोना वायरस से लड़ना जो है? सबसे पहले कि मैं थैंकफुल हूँ आपकी टीम का जिन्होंने हमें इनवाइट किया। उसके बाद ये है कि इट वाज वेरी चैलेंजेबल, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, लॉकडाउन था,
ना गाड़ी मिलती थी। और सबसे बड़ी बात, अगर हम अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ अगर बाइक पे भी जाते तो बीच में ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी कि वो जो ट्रैफिक वाले थे वो चालान करते थे कि भाई आप घर से अकेले जाओ। तो ये हमारे लिए बहुत, आप तो फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, आपका कैसे चलान हमारे लिए यही था। हमारी काफी नर्सेज ने बाकायदा मीडिया पे भी बहुत इन किया, उसके बाद जाके उस पे बात बनी और जो जाके इन लोगों ने जो इस चीज को खत्म कर दिया। आप लोग ये बताएं कि आप लोग जो नर्सिंग स्टाफ है हमारा, मतलब वो मतलब बेहतरीन नर्सिंग स्टाफ है। जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ, वेंटिलेटर के हवाले से बात की जाती है कि वेंटिलेटर जो है वो आवाज़ें बहुत लगी कि हमारे पास कम है, ज़्यादा चाहिए, चले ज़्यादा चाइना से आ गए, अब हम खुद भी बनाने आज से हमने शुरू कर दिए। तो क्या हमारे पास स्टाफ है कि जो वेंटिलेटर को डील कर सके? क्योंकि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा मसला आया कि वेंटिलेटर जब आप रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन जब निकालते हैं, तो उस वक्त भी बहुत से लोगों की डेथ हो गई क्योंकि वो इतनी बड़ी तादाद में पेशेंट थे और कि उनके पास वो उतना स्टाफ नहीं था। सर बड़े प्राउडली कहूँगा कि जो इंटूबेशन होती है वेंटिलेशन के लिए, जैसे सांस की ट्यूब भी कहते हैं, वो कॉन्फिडेंटली हमारे नर्सिंग स्टाफ डालते हैं। जब भी कोई फिजिशियन या कंसल्टेंट या कोई भी जो है पीजी जो है वहाँ पर होता है या मेडिकल ऑफिसर, उसको इंटूबेशन में एरर आता है तो डायरेक्टली ही विल कंसल्ट टू द नर्सिंग स्टाफ। तो हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं दैट वी कैन डू। तो हमारे पास वेंट ऑपरेट करना कोई मसला नहीं, यहाँ तक पे हम सीवीपी लाइन भी डालते हैं। जबरदस्त कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप लोग फुल ट्रेन है इस मामले के अंदर, आपको अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत है? सर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आईसीयू सीसीयू स्पेशलाइज्ड नर्सेज हैं। अभी तो डिप्लोमा यहाँ तक कि पीएचडी भी पाकिस्तान के अंदर। मुझे बताएं कि एक बहुत बड़ा सवाल है, आप लोग ज़्यादा करीब हैं इस मामले के, आपके पास पेशेंट सबसे पहले आपके हाथों के अंदर आता है कोरोना वायरस का। तो क्या ये अब आप देख रही हैं कि जोर टूट रहा है और अब जो है हम अपना शायद पीक गुजार चुके, अब हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं कोरोना वायरस के मामले में? मुझे कि हम लोग जो है ना अभी उस पीक लाइन को क्रॉस कर चुके हैं और हम जो है ना हमारा जो रेशियो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। क्योंकि स्टिल आई एम वर्किंग इन हॉस्पिटल, सो मुझे पहले हमारा जो था 10 दिन 15 दिन में कोई एक पेशेंट पॉजिटिव आ जाता था तो हम मान लेते थे, लेकिन आज तो ये सिचुएशन आ गई है कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, हमारे नर्सिंग स्टाफ पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमारे हॉस्पिटल्स में स्टाफ की शॉर्टेज हो गई है। डेथ के हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जिन लोगों की डेथ हो जाती है तो जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब ये ज़बरदस्ती कोरोना के अंदर डाल रहे हैं तो डेथ हो रही है, फिर डेथ बॉडी का भी एक बड़ा इशू उठता है। तो ये क्या फेस किया है आपने सिचुएशन के अंदर? देखें, अब तो लोग जो बोलते हैं कि ना हमें ज़बरदस्ती कोरोना में दाखिल किया जाता है, ये किया जाता है, ऐसे करते हैं, जहर का टीका लगाते हैं, बट हम खुद फैमिली वाले हैं, हमें इस चीज़ का एहसास है कि आइसोलेशन में रहना एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो इस तरह की बातें चल रही है वो बिल्कुल भी मतलब इसको मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अच्छा, आप कैसा फील कर रही हैं? मोटिवेशन लेवल आपका कैसा है कि आप फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, इवन डॉक्टर्स के साथ, बल्कि डॉक्टर्स भी शायद बाद में आते हैं, नर्सिंग स्टाफ पहले होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो, और वो 3 महीने से उसको सैलरी नहीं मिल रही है, लॉकडाउन की वजह से उसके लिए ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा इशू है, खासतौर पर ख़वातीन के लिए। आपको इक्विपमेंट मिल रहा है सारा, पीपीई, ग्लव्स, सब चीज़ें मिल रही हैं, मास्क वास्क प्रॉपर? हाँ, स्टार्ट सिचुएशन ऐसी थी कि हमें ये बोला जाता था कि WHO की रिकमेंडेशन है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप मास्क भी नहीं पहन सकते थे, इवन हमें ये बोला गया। फिर आस्ता जब इनको पता चला कि अब हमारा स्टाफ जो है वो मुतासर हो रहा है, तो उन लोगों ने फिर एक सिंगल जो क्या मोटिवेशन लेवल है इस वक्त? क्योंकि आज मैंने देखा कि आपके मुजाहरे के अंदर खवातीन की भी बड़ी तादाद थी। जी बिल्कुल, उसमें मैं भी मौजूद थी। जी। तो आज हमारा मोटिवेशन ये है कि अब जो है हमें चीज़ें मिल रही हैं, तो अभी भी सम टाइम जो होता है N95 के लिए फाइट करना पड़ता है कि नहीं, आप अगर डॉक्टर्स को प्रोवाइड कर रहे हो तो व्हाई नॉट अस, हम भी तो नर्सेज हैं। डॉक्टर्स तो पेशेंट के पास नहीं होते, आजकल तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई हम तो पेशेंट को कैमरा से देखेंगे, वहाँ बैठ के देखेंगे कमरे में, हम तो यहाँ से लेके वहाँ तक दूर जाके पेशेंट को 6 फीट का फासला तो नहीं, वो तो 12 फीट दूर जाके देखेंगे। आपको फीवर है, आपको बुखार आया, आपको खांसी है, हमने तो उसके पास जाना होता, हमने तो उसको खाना भी खिलाना होता, हमने तो उसको इंजेक्शन भी लगानी होती है। वो ठीक है, लेकिन मसद सैलरी ना मिलना, ये सारा फुकदान, ये सारी चीज़ें, और फिर आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देखो, हम तो नर्सेज हैं, हम फ्रंट लाइन सोल्जर है, हम जो है अपनी लाइफ तो हमने जो है उसमें एक मुश्किल में डाल दी, लेकिन हम जो है
अपनी फैमिली को भी हमने इन्वॉल्व किया, क्योंकि अगर हम ड्यूटी करके जाते हैं तो अपनी फैमिली के पास जाते हैं। लिटरली अगर हम जाते हैं घर में, अपने घर वालों से नहीं मिल पाते, हम सिर्फ अपनी फैमिली वालों से वीडियो कॉल पे बात करते हैं, क्योंकि हमें ये डर होता है कहीं हमारी फैमिली हमारी वजह से इफेक्ट ना हो। तो हमारे लिए बहुत सारे चैलेंज। क्या अंदाजा है कब तक खत्म हो जाएगा पाकिस्तान में कोरोना वायरस, कोई अंदाजा आपका? मैंने तो जहाँ तक अभी जो रिसर्च आ रही है तो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान से एक पोलियो नहीं खत्म हो सकता, तो कोविड जैसी जो है वो वबा है वो कैसे। आज जो मुजाहरा हुआ वेरी क्विक कि जो आज जो मुजाहरा हुआ, आप समझते हैं आपकी जो मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे इसे गवर्नमेंट की जानिब से? सर अभी ये है कि हमें मैनुअली रिटर्न में दिया गया है, कंप्यूटराइज या जो है फॉर्मल नहीं था। एंड इंशाल्लाह हमारा प्रोटेस्ट अभी कंटिन्यू है। हम इंशाल्लाह कल भी प्रोटेस्ट को ऑन बोर्ड लेकर चलेंगे और कल भी हमारी सेक्रेटरी एल से दोबारा बारिश हो कुछ भी हो आप इंशाल्लाह हम सर 14 दिन से मैंने क्वारंटाइन को डिफीट कर लिया, तो अब इंशाल्लाह ये है कि जहां इतना चले हैं ये मजीद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप दोनों को और पूरे नर्सिंग स्टाफ को खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप लोग फ्रंट लाइन सोल्जर हैं और आपको डॉक्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ को शायद बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। आपको याद रखना चाहिए क्योंकि आप मरीज़ के सबसे करीब होते हैं, तो आपको हम सलाम पेश करते हैं। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल पाकिस्तान का।